नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आज से संसद के बजट सत्र का आगाज। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दोनों सदनों को करेंगे संबोधित। वित्त मंत्री पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। देश हित में हो बजट सत्र में चर्चा। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने की नोटबंदी समेत 5 मुद्दों पर चर्चा की मांग। सत्र से पहले कांग्रेस की रणनीतिक बैठक। नोटबंदी के बाद बेनामी संपत्ति वालों पर कसा शिकंजा। आयकर विभाग ने जारी किए 87 नोटिस। करोड़ों रुपए की 42 संपत्तियां भी जब्त। जजों की नियुक्ति से जुड़ी याचिकाओं पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा, अपने ही मुद्दों से नहीं कर सकते किनारा। केंद्र ने की थी सुनवाई न करने की मांग। जमात उद दावा का सरगना हाफिज सईद 4 साथियों समेत नजरबंद। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में पाकिस्तान सरकार ने उठाया कदम। आतंकवाद रोधी कानून के तहत कार्रवाई। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 9 फरवरी तक चलने वाले सत्र की शुरुआत आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। राष्ट्रपति आज 11 बजे दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। आज ही 2016-17 का आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। सोमवार को स्पीकर की ओर से बुलाई गई बैठक में सभी दलों ने बजट सत्र के दौरान नोटबंदी पर चर्चा की मांग की, जिस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फैसला लिया जाएगा। आप सभी का स्वागत अब नए सेशन में, बजट सेशन में। आज से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले कल लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक की। हालांकि टीएमसी ने इस बैठक से भी दूरी बनाए रखी। सुमित्रा महाजन ने कहा कि अच्छे माहौल में सभी दलों के नेताओं से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि सभी दलों ने जरूरी मुद्दों के अलावा नोटबंदी के मुद्दे पर भी चर्चा का अनुरोध किया है। बहुत छोटा सेशन है ये, मगर इन छोटे से सेशन में ही सभी लोगों ने जो कहा है कि कुछ प्रमुख बातों पर अभिभाषण पे चर्चा तो होगी, बजट पर जनरल चर्चा तो होगी, इसके साथ साथ अगेन जो नोटबंदी एक विषय रह गया, ये भी आग्रह था सबका कि इस पर भी चर्चा होना चाहिए। सुमित्रा महाजन ने ये भी बताया कि संसद को पेपरलेस करने की दिशा में 80% से ज्यादा प्रगति हुई है। कांग्रेस ने कहा कि बजट सत्र के पहले हिस्से में नोटबंदी, संस्थाओं को कमजोर करने, आतंकवाद की बढ़ती घटनाएं और सीज फायर उल्लंघन समेत 5 मुद्दों पर वो चर्चा चाहते हैं। एक तो डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का विषय, दूसरा जो प्रेसिडेंट का एड्रेस है, बजट है, उस पर भी बहस होना चाहिए। संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, उसके बारे में भी हम चर्चा चाहते हैं। इस बीच आज 9:30 बजे कांग्रेस की बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में बजट सत्र की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। बजट सत्र को लेकर सोमवार को सरकार ने भी सर्वदलीय बैठक की। प्रधानमंत्री का कहना है कि चुनाव के दौरान कुछ मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद संसद को काम करना जारी रखना चाहिए। विपक्षी दलों ने चुनाव से पहले बजट पर आपत्ति जताई। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बजट से बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुई टीएमसी ने नोटबंदी के विरोध में सत्र के पहले 2 दिन कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले सोमवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से संसद के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। सबका एक ही राय था, हाउस चलना चाहिए, सदन चलना चाहिए, बजट सत्र चलना चाहिए, दोनों पार्ट के बजट सत्र चलना चाहिए और बहस होना चाहिए। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने बैठक में 5 राज्यों से पहले बजट पर ऐतराज जताया। इन दलों ने सरकार से कहा कि बजट में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं हो जिसका बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचे। विपक्षी दलों ने मार्च में होने वाले बजट सत्र के दूसरे हिस्से से पहले एक और सर्वदलीय बैठक की मांग रखी। इन दलों ने साफ कर दिया कि बजट सत्र में वो नोटबंदी के फैसले पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।
ऐसा कोई भी बजट में वो चीज न लाएं जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड में असर पड़े, और अगर ये ऐसा हुआ तो जाहिर है इसका असर जो है जो 8-9 दिन का हाउस में चर्चा है उस पर इसका असर पड़ेगा। वो निश्चित रूप से वो बजट जो है वो फेल हो जाएगा अपने मकसद से, जब तक आपको अप टू डेट आंकड़े और परिस्थिति नहीं मालूम। अब डीमोनेटाइजेशन का असर जो पड़ा उसका कोई कंसिडरेशन नहीं होगा इस बजट में। टीएमसी ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लिया। पार्टी का कोई भी सांसद बजट सत्र के पहले 2 दिन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। टीएमसी ने नोटबंदी के विरोध में ये फैसला किया है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि टीएमसी चिटफंड मामले में पार्टी के सांसदों की गिरफ्तारी का मुद्दा भी संसद में उठाएगी। टीएमसी का कहना है कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। Without doing anything in respect of the demonetization issue, they are coming with the budget. We are protesting that. In view of such protest, we are not attending 2 days. That is 31st and 1st in the parliament. आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस बार से अलग रेल बजट की परंपरा भी खत्म कर दी गई है। बजट सत्र का पहला हिस्सा 9 फरवरी तक चलेगा। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। बजट सत्र से पहले विजय माल्या को लेकर बीजेपी और कांग्रेस फिर आमने सामने है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि माल्या को यूपीए सरकार के दौरान मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम के कहने पर कर्ज मिला। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पूछा कि माल्या का कर्ज किसने माफ किया और देश से भगाने में किसने मदद की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को केंद्र सरकार की आर्थिक विफलताओं पर एक पुस्तिका जारी की। उन्होंने कहा कि इसमें अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर पेश की गई है। मनमोहन सिंह ने आरोप लगाया कि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने विकास दर का अनुमान घटा दिया है। That the Indian economy is not in good shape is now obvious. Even the International Monetary Fund has projected that the growth rate of India in this current fiscal year will not be 7.6%, but less than that 6.6%. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि सरकार जीडीपी के आंकड़ों के पीछे छिपने की कोशिश कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि इन आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। The most important question is, where are the jobs? The second question is, where is new capital investment? And the third question is, how are businesses being helped to grow and expand and employ more people? वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यूपीए के 10 साल के आंकड़ों की तुलना हमारे 3 साल के काम से कर रही है। Where are they degraded? What are the international rating agencies that they are talking about? If anything, because of demonetization, without much data in their hand, they are only speculating on what impact it might have on 1/4 of the economy. मंगलवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने वाला है। इसमें अर्थव्यवस्था की दशा दिशा की जानकारी होगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की हालत नाजुक है। उन्होंने कहा कि सरकार को लंबी चौड़ी घोषणाओं की बजाय निवेशकों का भरोसा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं सरकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में आज ज्यादा अच्छी है। बीजेपी ने विजय माल्या को लेकर सोमवार को कांग्रेस के बड़े नेताओं को घेरने की कोशिश की। पार्टी ने आरोप लगाया कि साल 2004 और 2008 में यूपीए सरकार के दौरान ही माल्या की कंपनी को कर्ज मिला था। इसके बाद 2010 में कर्ज चुकाने की शर्तों में बदलाव किया गया। बीजेपी का आरोप है कि माल्या ने मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम को चिट्ठियां लिखकर मदद मांगी थी। Mr. Malia met Mr. Prime Minister. He apprised that he needed certain help. Mr. Prime Minister guaranteed him of help. Mr. Prime Minister told him to meet his top bureaucrat, and Mr. T.K.A. Nair, the principal advisor to the then Prime Minister of the country, Mr. Manmohan Singh, talks to all other concerned ministries to see to it that Mr. Vijay Malia is helped. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की चिट्ठियां हर प्रधानमंत्री के पास आती हैं और इन्हें संबंधित मंत्रालयों को भेज दिया जाता है। Who permitted Vijay Maल्या to escape?
who waived 1200 crore rupees of money of Vijay Mallya, who permitted Mr. Vijay Mallya to become a member of parliament in 2010. माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है। लंदन में रह रहे माल्या को अदालत ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और अब बात 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। पांच चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। पंजाब में कल बीजेपी और बीएसपी ने रैलियां की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस मौके पर अकाली बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एटा और कासगंज समेत 5 चुनावी सभाएं की। 5 चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। पंजाब में बीजेपी और बीएसपी ने रैली कर अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। अमृतसर में बीजेपी की रैली को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के निशाने पर कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को भी घेरने की कोशिश की। मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं दिखाई पड़ता है, उसको पंजाब का भी मुख्यमंत्री बनना है, गोवा का भी बनना है, गुजरात का भी बनना है, और उनको मालूम नहीं है कि जनता है सब जानती है। फगवाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने दलित एकता पर जोर दिया। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि आरक्षण खत्म करने की साजिश की जा रही है और इससे निपटना जरूरी है। मायावती ने आरोप लगाया कि सभी दलों ने दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। यहाँ भारतीय संविधान में शिक्षा, सरकारी नौकरियों व राजनीति आदि में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं, तो उन्हें भी अब यहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत ही निष्प्रभावी बनाने व उन्हें धीरे धीरे खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एटा में जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। अखिलेश यादव ने कहा कि बिना तैयारी लागू की गई नोटबंदी का असर सीधे अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। बताओ अच्छे दिन किसी ने देखे हो तो बता दो, किसी ने अच्छे दिन देखे हो तो बताओ, और अच्छे दिन कैसे होते हैं ये तो कोई बताए हमें। अच्छे दिन के बहाने उन्होंने नोट बंद कर दिए, नहीं भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। भ्रष्टाचार तब कम होगा जब हम और आप तय करें कि भ्रष्टाचार नहीं करना है। इससे पहले रविवार को लखनऊ में अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली बार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। इसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने रोड शो भी किया। इस रोड शो को विकास से विजय की ओर नाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल गोवा की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार खत्म करने के प्रधानमंत्री के दावे झूठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नोटबंदी के चलते गरीबों से पैसा छीना गया, जिसका खामियाजा गोवा को भी उठाना पड़ा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को उत्तरी गोवा के मापुसा में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली में गोवा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लियोजिनो फ्लेरियो, चुनाव प्रभारी दिग्विजय सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी अपने मन की बात करते हैं, लेकिन लोगों के मन की बात नहीं सुनना चाहते। मोदी जी बोलते बहुत हैं, अच्छा भी बोलते हैं। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने के वादों को लेकर प्रधानमंत्री पर सवाल भी उठाए। हम सख्ती से काम करेंगे और गोवा में भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। और मैं आपको खुशी से यहां कहना चाहता हूं, कि गोवा के विधानसभा में जो लोग जाएंगे, कांग्रेस पार्टी से जो जाएंगे, 60% से ज्यादा लोग नए चेहरे हैं, युवा हैं। नोटबंदी पर राहुल गांधी ने कहा कि चुने हुए लोगों को इस फैसले का फायदा हुआ, जबकि गरीब को तकलीफें झेलनी पड़ी। भ्रष्टाचार की लड़ाई में उन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दिया,
आपका ही पैसा आपसे छीन लिया, बड़े 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 वायदे दिए, एक वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। पूरा का पूरा लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का चुने हुए लोगों को फायदा देने का है। राहुल गांधी की गोवा में ये दूसरी रैली थी। इससे पहले उन्होंने दक्षिणी गोवा में भी एक रैली को संबोधित किया था। गोवा प्रदेश छोटा जरूर है, लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि इसकी जीत कांग्रेस के लिए बेहद अहम होगी। यही वजह है कि राहुल गांधी गोवा में अपनी पुरजोर ताकत लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन चेतन के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, गोवा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि उनकी पार्टी बीजेपी का समर्थन नहीं करेगी। पणजी में उन्होंने कहा कि एनसीपी सांप्रदायिक ताकतों का समर्थन करके धर्मनिरपेक्षता से समझौता नहीं करेगी। उन्होंने इन खबरों को गलत बताया कि एनसीपी और बीजेपी नजदीक आ रहे हैं। दरअसल बीएमसी चुनाव में शिवसेना और बीजेपी का 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया है। इसके बाद ये खबर आई कि महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को एनसीपी समर्थन कर सकती है। 5 राज्यों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चालू खाता खोलना होगा। पीटीआई के मुताबिक चुनाव आयोग ने चुनावी खर्च की व्यवस्था करने में दिक्कतों का सामना कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये कदम उठाने का फैसला किया है, ताकि वो बचत खातों के लिए तय सीमाओं से बच सके। आरबीआई ने कल चालू खाते से राशि निकालने की सीमा खत्म कर दी है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने आयोग की उम्मीदवारों के लिए नकदी निकासी की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए साप्ताहिक करने की मांग खारिज कर दी थी, जिस पर आयोग ने आरबीआई को दोबारा चिट्ठी लिखकर नाखुशी जताई थी। आरबीआई ने एटीएम से एक दिन में 10,000 निकासी की सीमा खत्म कर दी है। अब 1 फरवरी से एटीएम से 10,000 से ज्यादा की निकासी की जा सकती है। हालांकि बचत खाते के लिए हफ्ते में 24,000 रुपए की सीमा बरकरार रहेगी। इसके साथ ही चालू खाते से राशि निकालने की सीमा खत्म कर दी गई है। चालू खाते के नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इससे पहले 16 जनवरी को आरबीआई ने एटीएम से कैश निकालने की सीमा 4,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी थी। 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद सबसे पहले एटीएम से नकद पैसे निकालने की सीमा 2,500 तय की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दिया गया था। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की अपील की है। आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटम, प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति संबंधी याचिकाओं पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीएस खेहर और जस्टिस एनवी रमन की पीठ ने कल कहा कि याचिकाओं पर अगले महीने सुनवाई की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से याचिकाओं पर रोक लगाने की गुजारिश की थी। उन्होंने कहा था कि जजों की नियुक्ति का मामला प्रशासनिक स्तर पर लंबित है। ऐसे में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अपने ही मुद्दों से किनारा नहीं कर सकती, इसलिए नियुक्ति संबंधी याचिकाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद काला धन रखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। विभाग ने बेनामी संपत्ति विनिमय कानून के तहत कार्रवाई करते हुए देश भर में 42 मामलों में 87 नोटिस जारी किए हैं और करोड़ों की बैंक जमा को कुर्क कर लिया है। 1 नवंबर 2016 से प्रभाव में आए इस कानून में भारी जुर्माना और 7 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। 8 नवंबर को नोटबंदी के फैसले के बाद आयकर विभाग ने सार्वजनिक विज्ञापन देकर लोगों को दूसरों के बैंक खातों में बिना हिसाब किताब वाले पुराने नोट जमा करने के खिलाफ आगाह किया था। विभाग ने चेतावनी दी थी कि उनकी इस हरकत पर बेनामी संपत्ति विनिमय अधिनियम 1988 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। जीएसटी परिषद के फैसले के विरोध में कल 70,000 कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर ऑफिस में काम किया। उनका आरोप है कि परिषद के फैसलों का उनके काम और हितों पर असर पड़ेगा।
जीएसटी परिषद के हाल ही में किए फैसलों के खिलाफ अप्रत्यक्ष कर विभाग के करीब 70,000 कर अधिकारी और कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। इनकी दलील है कि जीएसटी परिषद में लिए गए फैसले राज्यों की तरफ झुके हुए हैं, जो केंद्र के शुल्क लगाने और कर संग्रह के काम के लिए अच्छा नहीं है। ये एक पॉलिटिकल डिसीजन हो गया है सारी पावर्स स्टेट्स को देने के लिए, तो हमारा कंसर्न यही है कि जीएसटी तो इम्प्लीमेंट हो, लेकिन उसमें पावर्स यूनियन ऑफ इंडिया के पास हो, सेंटर के पास हो, और हम लोगों के करियर प्रोस्पेक्ट्स अफेक्ट ना हो बिल्कुल भी। वाम दलों का कहना है कि सरकार को कर्मचारियों की आशंकाओं पर विचार करना चाहिए। Finance Ministry and Finance Minister Mr. Arun Jaitley will have to address these concerns without any delay. This is an understanding between the state finance ministers and the central finance ministers. Major policy question cannot be questioned by the staff association. So I feel that they should go by the government's decision. जीएसटी परिषद की 16 जनवरी की बैठक में राज्यों को 12 समुद्री मील के क्षेत्र में होने वाली आर्थिक गतिविधियों पर कर लगाने की इजाजत देने पर सहमति बनी थी। साथ ही 1.5 करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार करने वाले 90% करदाताओं को राज्य के दायरे में लाने का फैसला हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। झारखंड के रांची और छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल से डाक विभाग का पोस्टल बैंक शुरू हो गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ने नई दिल्ली से पोस्टल बैंक का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस साल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 650 शाखाएं खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पेमेंट बैंक आने वाले समय में पारंपरिक बैंक के लिए चुनौती पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में हिमस्खलन से निकाले गए 5 जवानों की मौत हो गई है। इन्हें शुक्रवार को बर्फ के नीचे से जिंदा बचाया गया था। इसके बाद से उनका इलाज चल रहा था। उधर बुधवार को गुरेज सेक्टर में हिमस्खलन की चपेट में आए 14 जवानों के शव श्रीनगर लाए गए हैं। इन्हें कल उनके गृहनगर भेजा जाएगा। खराब मौसम के चलते इसमें दिक्कत आ रही थी। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन की चपेट में आने से 20 सैनिकों की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त प्रशासकों के 4 सदस्यीय पैनल के प्रमुख विनोद राय ने खुद को नाइट वॉचमैन करार दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा काम यह सुनिश्चित करना होगा कि बीसीसीआई के निर्वाचित पदाधिकारियों के चुनाव में कोई परेशानी न आए। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को चलाने के लिए कल ही पूर्व सीएजी विनोद राय की अगुवाई में 4 सदस्यीय प्रशासकों का पैनल बनाया है। इस पैनल में इतिहासकार रामचंद्र गुहा, आईडीएफसी लिमिटेड के एमडी विक्रम लिमे और पूर्व महिला क्रिकेटर डायना एडुलजी को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने खेल मंत्रालय के सचिव को प्रशासकों के पैनल में शामिल करने की केंद्र सरकार की मांग खारिज कर दी है। फरवरी के पहले हफ्ते में होने वाली आईसीसी की बैठक में अमिताभ चौधरी और विक्रम लिमे बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा तीसरे सदस्य के तौर पर अनिरुद्ध चौधरी भी बोर्ड की ओर से शिरकत करेंगे। प्रशासकों का पैनल बोर्ड के रोजमर्रा के कामकाज को देखने के साथ ही लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अमल को भी सुनिश्चित करेगा। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी को बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को हटा दिया था। पाकिस्तान ने मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद समेत 5 लोगों को नजरबंद कर दिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ते दबाव की वजह से ऐसा किया गया है। इन लोगों पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की गई है। हाफिज सईद को लाहौर की मस्जिद कदसिया से हिरासत में लिया गया। पंजाब प्रांत के गृह मंत्रालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक सईद को घर में नजरबंद करने के लिए जौहर प्रांत ले जाया गया है। खबरों के मुताबिक जमात-उद-दावा को लाहौर की सड़कों से बैनर और पोस्टर हटाने के लिए भी कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने कार्यकारी आदेशों की निंदा करने वाली कार्यकारी अटॉर्नी जनरल सेली येट्स को बर्खास्त कर दिया है। जनरल सेली ने न्यायिक विभाग को प्रवासियों पर ट्रंप के फैसले का बचाव नहीं करने के लिए कहा था। व्हाइट हाउस के एक बयान में सेली येट्स पर धोखा देने का आरोप लगाया गया है। सेली की जगह डेना बोएंते को कार्यकारी अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। उनकी नियुक्ति ओबामा सरकार के दौरान हुई थी। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका में प्रवेश पर पाबंदी को शरणार्थियों के लिए मुश्किल समय बताया है। यूएन के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से शरणार्थी बेचैन और भटके हुए महसूस कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूएनएचआरसी ने बताया कि इसी हफ्ते 800 से ज्यादा
शरणार्थियों ने अमेरिका में शरण लेनी थी। एजेंसी ने कहा कि इस फैसले से करीब 20,000 शरणार्थियों की उम्मीदों को धक्का लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को शरणार्थियों के अमेरिका में प्रवेश पर पाबंदी और 7 देशों के नागरिकों को वीजा नहीं देने का ऐलान किया था। फ्रांस की आइरिस मितनेर ने मिस यूनिवर्स 2017 का ताज अपने नाम किया है। वहीं हैती की रॉकवेल पोलिशियर दूसरे स्थान पर रही। इसके अलावा कोलंबिया की एंड्रिया तोवर दूसरी रनर अप रही हैं। भारत की रोशमिता हरिमूर्ति अंतिम 10 में भी जगह नहीं बना पाई। 24 साल की आइरिस डेंटल सर्जरी में स्नातक की पढ़ाई कर रही हैं। आइरिस ने 86 प्रतियोगियों को पछाड़कर खिताब अपने नाम किया। फिलीपींस की पूर्व मिस यूनिवर्स पिया वर्जबैच ने उन्हें खिताब दिया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने नेशनल सर्विस स्कीम के वॉलंटियर्स से कल मुलाकात की। करीब 14 ग्रुप के एनएसएस वॉलंटियर्स ने 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लिया था। एनएसएस के वॉलंटियर्स ने उपराष्ट्रपति से अपने अनुभव साझा किए। और अब आखिर में हेडलाइंस। आज से संसद के बजट सत्र का आगाज। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दोनों सदनों को करेंगे संबोधित। वित्त मंत्री पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। देशहित में हो बजट सत्र में चर्चा। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने की नोटबंदी समेत 5 मुद्दों पर चर्चा की मांग। सत्र से पहले कांग्रेस की रणनीतिक बैठक। नोटबंदी के बाद बेनामी संपत्ति वालों पर कसा शिकंजा। आयकर विभाग ने जारी किए 87 नोटिस। करोड़ों रुपए की 42 संपत्तियां भी जब्त। जजों की नियुक्ति से जुड़ी याचिकाओं पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा अपने ही मुद्दों से नहीं कर सकते किनारा। केंद्र ने की थी सुनवाई न करने की मांग। जमात उद दावा का सरगना हाफिज सईद 4 साथियों समेत नजरबंद। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में पाकिस्तान सरकार ने उठाया कदम। आतंकवाद रोधी कानून के तहत कार्रवाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ लोकतंत्र 2017।